सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हमारा जो होने वाला है वो होगा मॉक टेस्ट नंबर 17, है ना। तो इससे पहले आपके 16 मॉक टेस्ट हो चुके हैं और आपके सारे चैप्टर लगभग में ख़त्म करा दिए गए हैं। वही चैप्टर बचे हैं जिसमें थोड़ा सा थ्योरी आपको पढ़ना है ना। तो हम जब एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी तब उसको हम लोग कवर करेंगे ताकि आपको थ्योरी बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाए। तो क्लास की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले कल एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 10। तो उसका जवाब हम लोग आज देख लेते हैं कि उसका आंसर एक्चुअल में क्या आने वाला है। तो क्वेश्चन हमारा यह था कि एक तो आपका सर्किल बना था, एक ऐसे आपका सर्किल बना था और उसमें आपका बताया गया था ये सेंटर ओ है। यहाँ पर आपको दिया गया था एक जीवा जिसका नाम था MN, और ये जीवा से यहाँ पर ओ से सेंटर से ओ से क्या डाला गया था भैया, लंब डाला गया था, है ना। रेडियस इसकी दी गई थी, कितनी दी गई थी, 13 सेंटीमीटर रेडियस दी गई थी और ये दी गई थी 5 सेंटीमीटर। आपसे पूछा था कि MN की लंबाई, वृत्त के अंदर बने जीवा की लंबाई आपसे पूछा गया था। कुछ नहीं करना था इस प्रश्न में, यहाँ पर एक पैथागोरस परिमेय लगाते थे। तो यहाँ पर पैथागोरस परिमेय क्या बन जाती, MO का स्क्वायर बराबर के, यहाँ पर कोई नाम धर लो भाई, P रख लो तो हो जाता PO का स्क्वायर, PO का स्क्वायर यानी कि PO का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाता है MP का स्क्वायर, MP का स्क्वायर। ये लिखा क्या है आपका, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये समकोण है ना, ये समकोण त्रिभुज है। तो इसमें ये राइट एंगल होगा, समकोण के सामने की भुजा कर्ण, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण कितनी दी गई, 13, तो ये हो जाएगा हमारा 13 का स्क्वायर, है ना। और ये PO कितना दिया गया, 5, तो ये हो जाता 5 का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाता MP का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर इधर ले आते तो माइनस में आ जाता 5 का स्क्वायर, बराबर में क्या आ जाता MP का स्क्वायर। 9 में से 5 जाएगा तो 4, 6 से 4 जाएगा तो 4, ये 144। स्क्वायर हटाते तो करड़ी आ जाता, यानी हम कह सकते हैं MP बराबर रूट के अंदर कितना आ जाता, 144। 144 का मतलब 12 आ जाता, यानी ये आ गया 12। इतने की लंबाई, यानी इतने की लंबाई मेरे दोस्त 12 आ गई। आपसे पूरी MN की लंबाई पूछी थी, पूरे जीवा की लंबाई। तो आपको ये प्रमेय पता होगी कि जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। अगर 12 ये है तो यहाँ से ये भी तो 12 हो जाएगी, और 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर आपका सही उत्तर होगा। कल के प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर कितना होगा, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपका भी यही आंसर आ रहा होगा। अब पहुँचते हैं आज के पहले प्रश्न पर, और पहला प्रश्न लिखा हुआ है 4000 रुपये का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, जबकि ब्याज छमाही देय है। कंडीशन दे दिया मेरे दोस्त की जो ब्याज है वो छमाही दे दिया जा रहा है, हर 6 महीने के गैप पर ब्याज आपको दिया जा रहा है। तो आपको केवल कंपाउंड इंटरेस्ट काउंट करके बताना है कितना मिलेगा। तो देखो जरा, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। हमने बताया था कि प्रिंसिपल हमारा फिक्स रहता है, जितना है वो उतना ही रहेगा। पहले साल प्रिंसिपल कितना हो गया भैया, 4000 हो गया, है ना। अब रेट की बात करते हैं तो रेट हमें दी गई है 8% वार्षिक। अगर 8% पढ़ रहे हो ना, वार्षिक का मतलब होता पर एनम, मतलब कि 1 साल का जो ब्याज का रेट है वो 8% है। चूँकि क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्याज छमाही देय है, तो छमाही का मतलब हर 6 महीने पर देय है। तो अगर 1 साल में 8% मिल रहा है तो 6 महीने में 8 का आधा यानी कि 4% मिलेगा। इतनी बात क्लियर, यानी हम रेट कितना रखेंगे, 4% पर छमाही। वहीं अगर मैं टाइम की बात कर लूँ तो टाइम है आपका 2 वर्ष, लेकिन 2 वर्ष का मतलब कि 24 महीने, और 24 महीने में अगर 6 महीने पर आपको ब्याज मिल रहा है तो टोटल 4 बार आपको ब्याज मिलेगा। यानी हमेशा वर्ष को जब छमाही में बदलते हैं तो इंटू 2 कर देते हैं, यानी ये हो जाएगा 4 छमाही। इतना हो गया। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट आप निकाल दो, बस भाई ये हमारा समय हो जाएगा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा।
आएगा, प्रिंसिपल यही रहेगा। तो प्रिंसिपल जब यही है तो फार्मूला क्या होता है, ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 की पावर कितनी हो जाएगी, तो टी हो जाएगी। अमाउंट यहाँ से निकाल लेंगे तो उसको हम प्रिंसिपल से सब्ट्रैक्ट करके अपना कंपाउंड इंटरेस्ट बता सकते हैं। 1 प्लस रेट है 4 बटे में कितना हो जाएगा भैया, 100 हो जाएगा, यानी 4 बटे में कितना हो गया, 100, और इसकी पावर कितनी, टी मतलब अब हम 4 वर्ष रखेंगे तो ये 4 वर्ष हो गया। 4 एकम 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 1 बटे 25 बचा, 25 एकम 25 एक 26 बटे 25 हो गया, यानी ये हो गया आपका 4000 इंटू कितना हो गया, 26 बटे 25। और कितनी बार इसको लिखेंगे जरा एक बार आप कमेंट करके बताओ कि 4 बार लिखेंगे। क्यों सर, क्योंकि टाइम हमारा कितना 4 छमाही, 4 छमाही हाफ ईयरली है ना, तो 26 बटे 25 2 बार हो गया, ये तीसरी बार हो गया 26 बटे 25, और ये चौथी बार हो गया 26 बटे 25। 5 से फटाफट तरीके से काट दो यहाँ पर, तो 5 पंजे 25 हो गया, 5 अट्ठे कितना हो गया 40, 800 आ गया। 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 छक्के 30, 160 हो गया। 16 पंजे 80, 5 से काटेंगे 5 पंजे 25 हो गया, 5 तियाँ कितना हो गया 15, 1 बचा, 5 दूनी 10 हो गया। अब ये नहीं कटने वाला है, ऊपर बचा 26 26 26 26, और नीचे कितना बचा है भैया आपका 5 25 25, 25 पंचे 25 और 25 625, 625 का 5 से गुणा कराओगे जो आएगा उत्तर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चीज़ें पॉइंट में लेकर चलेंगे क्योंकि हमें केवल गुणा कराने को रह जाए। तो देखो ये 5 से काटेंगे तो 5 पंजे 25, 1 बचा, 5 दूनी 10, है ना। इतनी बात बिल्कुल क्लियर है कि नहीं क्लियर। 25 से अगर काटेंगे तो 25 से कम कितना हो जाएगा 25, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे, उस 1 में 0 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 10। लेकिन अब यहाँ भी 0 बढ़ाएंगे, वहाँ भी, और 25 चौके 100, ये काम खत्म हो गया। यहाँ काम खत्म, यहाँ भी काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से भी मेरे दोस्त आ जाएगा 1.04। तो हमारा बेसिकली जो आंसर आने वाला है वो 32 इंटू 32 हो गया, इंटू 5.2 इंटू 1.04, 1.04 उसके बाद 1.04। इतनी बात हो गई क्लियर। कुछ गलती तो नहीं, आप एक बार देख लेना मेरे दोस्त, है ना। और ये आपका 26 यहाँ पर एज इट इज़ है भी, इसमें कोई छेड़खानी नहीं हुई है। तो हमारा बचा क्या, ये बचा 32 इंटू के 26, 32 इंटू के 26 और इंटू के कितना बचा 5.2, और फिर बचा आपका 1.04 इंटू 1.04। भाई 1.04, 1.04 ये यहाँ से आ गया था, ये यहाँ से आ गया था, ये 26 हमारा जो था वो एज इट इज़ यहाँ पर था, ठीक है ना। तो इतनी बात बिल्कुल क्लियर। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका निकल कर आएगा अमाउंट। अब इसको सॉल्व करोगे तो इसको निकल कर क्या आएगा, अमाउंट निकल कर आएगा। आपसे पूछे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आप जवाब दे सकते हो। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है भाई, CI कैसे निकालते हैं, तो निकालते हैं अमाउंट माइनस के प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस के प्रिंसिपल हम क्या निकालते हैं, CI निकालते हैं। तो एक बार जल्दी से आप कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा आंसर। जल्दी से आप कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा आंसर। मैं आंसर लिखे दे रहा हूँ, आंसर आएगा 679 इंटू के 43, 679.43 आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो इतना उत्तर आएगा। सॉल्व करना आपको पता है, केवल गुणा करके घटा देना है, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन से मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन चाहे जैसा है, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हमारा कंसेप्ट नहीं बदलने वाला है। उसी कंसेप्ट से सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको नोट करो, अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। अगला होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आज की क्लास का प्रश्न संख्या नंबर 2 हो जाएगा। ये बात बिल्कुल क्लियर ना। चलो भाई, दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा, और उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं, है ना। देखो मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः
क्रमशः आपको दी गई हैं, और कितनी दी गई हैं, तो वो दी गई हैं 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हैं। आपसे कह रहा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, बस इतना सा प्रश्न है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आप लोगों ने सीख रखा है। त्रिभुज के ऊपर आपने एकदम अच्छे से चीज़ें सीखी हैं कि त्रिभुज क्या होता है। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज दो हिसाब से डिवाइड करते हैं, रेखाओं के आधार पर और एक कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर 3 प्रकार, रेखाओं के आधार पर 3 प्रकार। तो ये बेसिकली आपका रेखाओं के आधार पर डिपेंड त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो त्रिभुज में 3 भुजाओं की माप दी गई, 15 है, 13 है, 14 है। कोई भी भुजा बराबर नहीं है। जब कोई भुजा नहीं बराबर तो वो त्रिभुज हो जाता आपका विषम बाहु त्रिभुज। और विषम बाहु त्रिभुज का सूत्र क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता होगा। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषम बाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो हो जाता मेरे दोस्त अंडर रूट के अंदर आता है। क्या आता है, एस, अंडर रूट के अंदर एस, फिर आता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और आता है एस माइनस सी। ये अंडर रूट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर एस क्या होता है आपका सेमी पैरामीटर होता है, अर्ध परिमाप होता है, और ए बी सी आपकी त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। चूँकि हमें इतना पता है कि त्रिभुज का जो पेरीमीटर होता है, परिमाप होता है, वो ओ ए प्लस बी प्लस सी तीनों भुजाओं का योग हो जाता है। लेकिन यही सेमी का मतलब आधा, तो यहाँ इसका हम आधा कर देंगे। एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इंटू बी, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। इसको ऐड करोगे जब तो 15 13 कितना हो गया, 10 10 20 5 3 8 28, 28 4 32, 10 42। ये हो गया 42/2। काटेंगे तो कितना आएगा, 21 आ जाएगा। यानी एस की वैल्यू कितनी आ गई, 21 आ गई। अगर अब एस की वैल्यू 21 पता है तो आप सारा कुछ लगा सकते हो, केवल कैलकुलेशन का खेल है। एस के स्थान पर 21 रखो, ये हो जाएगा 21 माइनस के आप कर दोगे 15, दूसरा हो जाएगा 21 माइनस के 13, और तीसरा हो जाएगा 21 माइनस के 14। इतनी बात समझे आप। इसको फिर से ऐड करो, देखो 4 3 7 5 12 के 2 1 आ गया, 1 1 2 1 3 1 4, 42 का आधा 21। बस इसको सॉल्व कर लो, क्या दिक्कत है। तो आइए फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। ये 21 हमारा ऐसे रहेगा, इंटू 21 से 15 जाएगा तो 15 6 21, 6 हो गया ना। 21 से 13 जाएगा तो 8 3 11, ये 8 हो गया। ओके, 21 से 14 जाएगा तो 7 हो गया, ये 7 हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर सिंपल, यहाँ पर आप क्या कर लीजिए मेरे दोस्त, आप देखो इसको ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। जरा मैं आपको बता रहा हूँ, देखो चीज़ों को समझने का प्रयास करना। 21 को मैं क्या कह सकता हूँ, 7 तियाँ 21 कह सकता हूँ। 21 को हम 7 तियाँ 21 कह सकते हैं, इंटू 6 को हम 2 तियाँ 6 कह सकते हैं, है ना। और 8 को हम 2 गुणे 2 कह सकते हैं, और 7 को हम गुणे 7 कह सकते हैं। अगर आप गुणा करने से बचना चाहते हो तो ऐसे आप चीज़ों को कैलकुलेट कर लो, क्योंकि आपको पता है करड़ी के अंदर है, और करड़ी के अंदर अगर 2 के पेयर बन गए ना सर तो मेरा काम हो जाएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर 2 के पेयर खोजेंगे। देखो 1 2 का पेयर तो हमारा ये बन गया ना सर, 1 2 का ये पेयर। तो इस 2 को हम रूट के बाहर ले आएंगे, तो एक हमने इसको ले आया। अब देखो एक ये 2 और एक ये 2, एक पेयर ये बन गया, तो इंटू के 1 2 ये आ जाएगा। भाई पेयर से एक ही तो बाहर निकल कर आता है। ये 3 और ये 3, एक पेयर इसका भी बन गया, तो 3 1 आपका बाहर आ जाएगा। ये 7 शुरुआत का और आखिरी का 7 ये भी बन गया, तो 7 यहाँ पर भी आ जाएगा। सॉल्व कर लो तो कितना आंसर आएगा, 2 दूनी 4 तियाँ 12, और 12 सत्ते कितना हो गया, 84। 12 सत्ते 84 किस में आएगा, सारा कुछ सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। आंसर कितना आ जाएगा भैया, सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर है।
अगर आप इसको कैलकुलेट करके लगाते तब भी आता, आप मल्टीप्लाई कराते, 7 8 56 और 21 छक्का कितना होता, 6 दूनी 12, 6 एक कम 6, 126 का 56 से गुणा कराते हैं, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट निकालते तो 84 ही आ जाता आपका राइट आंसर, है ना। नोट करो, फिर आगे पहुंचते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 पर पहुंचते हैं और उसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। तो कुछ नहीं है, आपको सारा कुछ बताया गया है, केवल आप प्रैक्टिस करिए, सब आपके सवाल लग जाएंगे, है ना मेरे दोस्त। चलो, यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर होगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है किसी भी साथी को। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। ये प्रश्न कह रहा है, ये प्रश्न को समझना, क्वेश्चन नंबर 3 को कह रहा, एक पहिया 100 चक्कर में, एक पहिया कितने भैया, 100 चक्कर में 88 मीटर चलता है। एक आपका पहिया है वो 100 मीटर में 100 चक्कर में 88 मीटर चलता है, ठीक है ना। तो बताया गया है इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात करो। बस इतना बात कह रहा है कि इस पहिए की क्या आपको ज्ञात करना है, इस पहिए की रेडियस फाइंड आउट कीजिए, त्रिज्या ज्ञात कीजिए, त्रिज्या ज्ञात करो, इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगा के नोट कर सकते हो, क्योंकि मैं बताऊं ना तो ये आपको बस समझने की देरी है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। और मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाऊंगा, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है ज़रा मेरी बातों को अच्छे से समझना। भाई हमने मान लिया यह हमारा क्या है, एक पहिया है, यह क्या हमारा एक पहिया है ना, पहिया है। पहिया कैसा होगा भाई, वृत्ताकार होगा, पहिया वृत्ताकार होगा ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक सेंटर हो जाएगा, ये सेंटर हो जाएगा। अब जरा मेरी बात को समझना, पहिया एक चक्कर में कितना चलती है, हमने आपको बताया एक चक्कर किसके बराबर होता है, एक चक्कर किसके बराबर होता है, वृत्त की परिधि के बराबर होता है। अगर मैं कह दूं यहाँ पर मैं एक पॉइंट लगा देता हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट लगा देता हूँ, तो ये यहाँ से चाहिए चलना स्टार्ट करेगा, यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, यहाँ से और यहाँ तक आएगा तो एक चक्कर पूरा हो जाएगा। और एक्चुअल में ये चला क्या, ये अपनी परिधि ही चली है, यानी हम कह सकते हैं कि जो पहिया एक चक्कर चलेगा वो किसके बराबर चलेगा, वृत्त की परिधि के बराबर, यानी एक चक्कर बराबर 2 पाई आर, एक चक्कर बराबर 2 पाई आर। देखो मेरे दोस्त, मैं लिखूंगा कैसे क्वेश्चन, मैं लिखूंगा पहिया द्वारा, ऐसे लिखना आपको ना, पहिया द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी और एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, वो अपनी परिधि भर ही दूरी तय करेगा एक चक्कर में, यानी 2 पाई आर। लेकिन क्वेश्चन में एक चक्कर नहीं है, क्वेश्चन में कहा गया कि पहिया 100 चक्कर में 88 मीटर की दूरी तय करता है, पहिया 100 चक्कर में 88 मीटर की दूरी तय करता। एक चक्कर में अगर परिधि चलता है तो हम कह सकते हैं 100 चक्कर में कितना चलेगा, बताओ जरा भाई, 100 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, भाई सोच कर बताओ कितनी दूरी तय करेगा 100 चक्कर में। अगर एक चक्कर में 2 पाई आर तो 100 चक्कर में 100 इंटू 2 पाई आर, बस बात खत्म। और ये किसके बराबर है, 88 मीटर के बराबर, है ना। बस यहाँ से लगाओ तो हम कह सकते हैं कि 100 गुणे 2 पाई आर और बराबर किसके होगा, 88 के होगा। अब यहाँ से रेडियस आसानी से निकाल सकते हो, 100 और गुणे क्या हो जाएगा 2 और गुणे फिर इधर क्या हो जाएगा 22 इंटू के 7, 22/7 और गुणे क्या हो जाएगा रेडियस बराबर के 88। ये बराबर कितना हो गया 88 हो गया। 22 दुना कितना हो गया भैया, 22 दुना 44 और 44 दुना कितना हो गया 88 हो गया। 7 दूनी 14, 7 बटे में गुणे में चला जाएगा, 100 गुणे में बटे में, यानी रेडियस इज इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं 14 बटे में 100। और 14 बटे का 100 मतलब क्या होता है 0.14 मीटर, 0.14 मीटर।
दशमलव के 1,4 मीटर क्या है आपकी त्रिज्या है। लेकिन अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो भाई 100 से गुणा करा दोगे। आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 0.2 अंक पीछे खसक जाएगा। तो इसी को आप 14 सेंटीमीटर भी कह सकते हो। तो चाहे आप 14 सेंटीमीटर कहो, चाहे आप 0.14 मीटर कहो, दोनों के दोनों आंसर आपके 100% सही है, उसमें कोई काटने वाला नहीं है। तो आंसर कितना आएगा 14 सेंटीमीटर, या हम कह सकते हैं 0.14 मीटर विल बी द करेक्ट आंसर। नोट करो। नेक्स्ट पहुंचते हैं प्रश्न संख्या नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंचते हैं और उसको समझने की हम कोशिश करते हैं, है ना मेरे दोस्त, उसको समझने की कोशिश करते हैं हम। अगला क्वेश्चन, ये बात क्लियर हो गई ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि मैं प्रत्येक मॉडल पेपर में आपको ना इस तरीके क्वेश्चन कराता हूँ। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भाई ये क्वेश्चन आना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्नों को सही करने से आप अच्छे नंबर नहीं ला सकते हो। आपको सारे प्रश्न आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है उसकी ज़रा बातों को समझते। ये कह रहा है 4% की दर से 4% की दर से 2 वर्ष में 4% की दर से 2 वर्ष के कंपाउंड इंटरेस्ट CI और SI, CI और SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट का अंतर आपको दिया गया है। इसका अंतर दिया गया, और कितना अंतर दिया गया 8 रुपये अंतर दिया गया है, 8 रुपये है। आपसे केवल इतना जानने की कोशिश कर रहा है कि वह धन क्या है, वह धन क्या है। ये आपसे पूछे है कि वह धन क्या है। भाई क्वेश्चन फिर से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि 4% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 8 रुपये है। ओनली 8 रुपये डिफरेंस बिटवीन 2 ईयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, है ना। तो आपसे पूछे है कि सिंपल सी बात है, आपको ना धन बताना है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे लगाएंगे? देखो अगर फार्मूला पता है तो डायरेक्ट लगा दोगे। मैंने फार्मूला भी पढ़ाया, लेकिन वो मैंने आपको बताया था कहाँ पर, यूपी टेट वाली मैथ में, उस क्लास में बताया था। लेकिन यहाँ फार्मूला अगर पता है तो डायरेक्ट लगा दो, नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि फार्मूला होता ही इसीलिए है। और अगर नहीं पता है तो देखो ज़रा कैसे लगाओगे। भाई हम मान सकते हैं, यहाँ पर हमने माना अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो हम मानेंगे कि हमारा धन कितना था, धन मेरा 100 था, ऐसा हम मानते हैं, ऐसा लेट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ से 2 साल का मैं यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकालूं तो वो होगा P × R × T डिवाइडेड बाई 100। इतनी बात बिल्कुल क्लियर। प्रिंसिपल 100 है, रेट आपकी 4% है, टाइम 2 वर्ष है, बटे क्या हो जाएगा 100 से 100 खत्म, 4 दूनी 8। 2 साल का साधारण ब्याज 8 आ गया 4% की दर से। वहीं अगर मैं 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालूं, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट A बराबर प्रिंसिपल हमें पता है 100, 1 प्लस रेट है 4/100, इसकी पावर 2। भाई मूलधन बराबर 1 प्लस दर बटे 100 की समय, है ना। 4 एकम 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 एकम 25 एक 26/25। यानी मैं कह सकता हूँ 100 गुणे 26/25, और गुणे क्या हो जाएगा 26/25 हो जाएगा। 25 चौके 100 हो गया है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, एक तो काम खत्म हो गया। 26 का स्क्वायर 676 होता है, यह हम निकाल कर देख लेंगे। 6 4 के 36 के 6 कैरी 3 आ गया, 6 दूनी 12, 12 तियाँ कितना होता है भाई 36, 6 दूनी 12 तियाँ 36, और 36 6 दूनी 12 दूना 24, 24 में 3 जोड़ेंगे तो 24 3 27, हासिल कितना आ गया 2 आ गया। 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, ये 676, और ये बच गया था आपका 4, और बटे यहाँ पर क्या आ गया, ये 25 आ गया। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हो। पहले ऊपर गुणा करा लो,
6 चौके 24 के 4 कैरी आ गया आपका 2, 7 चौके 28, 2 30 के 0 हासिल आ गया आपका 3, और 6 चौके 24, 24 3 कितना हो गया 27, 0 4 बटे में 25। इसको जब आप काटोगे तब आपका क्या निकल कर आएगा, आपका अमाउंट निकल कर आएगा। लेकिन मैं इसको बिल्कुल भी काटने वाला नहीं हूँ, क्योंकि हमें पता है कि जब हमें आगे और ही सॉल्व करना है तो मैं क्यों इसकी कैलकुलेशन यहाँ पर करूँ, है ना। तो अगर मैं देखो ये 2 साल का अमाउंट आया, एक की वैल्यू निकल कर आई है 2704 बटे 25, तो ब्याज कैसे निकलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस के प्रिंसिपल। अमाउंट कितना 2704 बटे 25, 2704 बटे कितना हो गया 25, माइनस कर देंगे प्रिंसिपल कितना है 100, 25 2500, तो 2700 से 2500 जाएगा तो 204 बटे 25 आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं 204 बटे कितना आ जाएगा 25। ये 2 साल का क्या निकल कर आया, चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आया, चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आया है। भाई देखो 2500 2500, 2704 से 2500 चला जाएगा तो 204 बटे 25। अभी भी पॉइंट में नहीं सॉल्व करना, अब हमें क्या दिया गया, डिफरेंस दिया गया। अब भाई ऊपर देखना है ना, ऊपर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो चीज़ों को समझने का खुद से देखना। भाई चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा मिलेगा और साधारण ब्याज कम मिलेगा, तो हम चक्रवृद्धि ब्याज से साधारण ब्याज माइनस कर लेंगे। हम यहाँ लिखेंगे अंतर, अंतर लिखेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 204 बटे कितना है 25, और माइनस कर देंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना था हमारा 8, ये 8, और यही किसके बराबर है, यही बराबर है 8 के। ये देखो 8 कहाँ गया भैया, ये देखो 8 है ना, तो ये 8, 25 अठे 200, 25 अठे कितना हो गया 200, 200 अगर 204 से 200 चला जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 4 बटे 25, और बराबर कितना है 8, 4 दूना 8, 25 दूना 50, एक बराबर अगर 50 है, एक बराबर 50 है तो हमने धन कितना माना था, हमने धन माना था 100, तो अगर एक 50 के बराबर है तो 100 भी क्या हो जाएगा, इसका 50 गुना हो जाएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा 5000 आ जाएगा। अब आपकी समझ में आया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। आंसर कितना आएगा 5000 आएगा। अब ये समझ में आया कि नहीं आया एक बार बताऊं, मैं फिर से समझाए दे रहा हूँ, कुछ ज़्यादा बात नहीं हुई है। 2 साल का मैंने साधारण ब्याज निकाला, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाला, दोनों का अंतर जो दिया गया था उसके बराबर दिखा दिया, एक की वैल्यू निकाल लिया, 100 से गुणा करा दिया, 100 बराबर मूलधन। डन मेरे दोस्त ना। आओ फिर आगे पहुँचते हैं, आगे प्रश्न पे पहुँचते हैं। आगे हमारा कौन सा प्रश्न होगा, प्रश्न संख्या नंबर 5 होगा। एक बार आप इसको नोट कर लो जल्दी से भाई, इसको आप एक बार नोट कर लो। सिंपल इंटरेस्ट का लास्ट प्रश्न है, फिर हम और चैप्टर के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट का है आज का लास्ट प्रश्न है। आज हमने टोटल 4 प्रश्न डिस्कस किए ना, सिंपल और कंपाउंड से। भाई एक सिंपल कंपाउंड मिक्स किया, एक कंपाउंड किया, और 2 सिंपल के हो जाएंगे। तो जरा देखो कौन सा क्वेश्चन होगा भाई, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा 1800 रुपये का, ये आसान क्वेश्चन है तुरंत उड़ा दोगे। 1800 रुपये का 11.1/9% की दर से क्या करना है, 36 माह का साधारण ब्याज बताओ। 36 माह का साधारण ब्याज बताओ। 1800 रुपये का 11.1/9% की दर से 36 माह का आपको क्या बताना, ब्याज बताना है। मेरे दोस्त ज़्यादा कुछ बात नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर वार्षिक रेट है ना, ये भैया वार्षिक है, यहाँ पर कुछ और मत समझना, ये वार्षिक दर है, वार्षिक की दर से। ठीक है, अगर हमें प्रिंसिपल 1800 दिया गया, हमने लिख लिया 1800, रेट ऑफ इंटरेस्ट 11:1/9, 11/99, 100/9%। टाइम हमें दिया गया 36 माह, और 36 माह का मतलब समझते हो वर्ष में बदलेंगे तो 12, यानी 3 वर्ष
लो अब आपका आंसर नहीं आएगा, सिंपल इंटरेस्ट फटाक से कैलकुलेट करो। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू मूलधन यानी कि P इंटू आर कितना है 100/9 और इंटू मूलधन गुणे दर गुणे समय 3 और बटे में क्या आता है, पूरे के बटे में आ जाता है 100, तो पूरे के बटे में 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 9 से काटा 2 बार में, 100 दूनी 200 तिया 300 आपका राइट आंसर। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 300 रुपये आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा 300। डायरेक्ट अप्रोच लगाते आप यहाँ पर 11 सही 1/9%, 1 साल 9 है, अगर देखो 9 है, 9 से 1 ब्याज मिलेगा तो 10 पर, 9 प्रिंसिपल कितने गुना है 200 गुना है, तो ब्याज कितना मिल रहा 1 मिल रहा है, यानी 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1 साल का 100 दूनी 200, 200 तिया कितना हो गया भाई 100 दूनी 200, 200 तिया 600, माफ़ करना मेरे दोस्त ये 600 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 साल का ब्याज अगर 200 है, चूँकि हमें ऐसे करके 3 बार जाना है, फिर 200 यहाँ पर भी मिलेगा, है ना, 200 यहाँ पर भी मिलेगा, तो टोटल 200 200 और 200 मिलकर 600 रुपये ब्याज मिलेंगे। ये तरीका होता है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, है ना। खैर आपको तो बेसिक से लगाना है, तो ये तरीका आपका राइट है भाई। 600 आंसर है ना, 300 नहीं, याद रखना, क्योंकि 100 दूनी 200 तिया 600 आएगा। ओके, डन हो गया ना। चलिए अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 6 पर। प्रश्न संख्या नंबर 6 पर पहुंचते हैं और उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। देखो जरा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको जरा समझने की कोशिश करना। ये कर 8/125 की पावर है -4/3, इसका उत्तर बताओ। 8/25 की पावर है -4/3, इसका उत्तर बताओ। डायरेक्ट लॉजिक सोचो भाई। देखो यहाँ पर 2 तरीकों से हम लगा सकते हैं, एक तो हम करड़ी का नियम फॉलो करा सकते हैं, एक तो हम घातांक का नियम। भाई हमने बताया था किसी की घात अगर ऋणात्मक है, धनात्मक बनाने के लिए उसके ऊपर बटे 1 मानोगे। इतनी बात क्लियर। जैसे मैं कह दूँ a की पावर 1/2 है, तो 2 आगे जाएगा, यानी √a की पावर 1, ऐसा चाहे ऐसा वाला लगा लो चाहे ऐसा वाला, दोनों आंसर सेम आएंगे। 3 को हम आगे भेजेंगे तो ये आ जाएगा क्यूब रूट, क्योंकि 3 है ना तो क्यूब रूट आएगा। 8/ कितना आ जाएगा 125, और इसकी पावर कितनी है भाई, इसकी पावर है -4 हो गया। 8 का क्यूब कितना होता है 2, क्यूब रूट 2, 8 का क्यूब रूट 2 125 का 5, इसकी पावर कितनी है -4 है। पावर धनात्मक बनाएंगे तो इसके ऊपर बटे 1 चिपकाएंगे, बटे 1 चिपकाएंगे तो ये हो जाएगा 2/5 की पावर 4, 2/5 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 5 की पावर 5 का मतलब 5 पंजे 25, पंचे 125, पंचे 625 है 625। 625 ऊपर चला जाएगा तो आंसर आ जाएगा 625/16 आपका सही जवाब। 625/16 क्या आ जाएगा आपका सही जवाब है। क्या आपका यही आंसर आ रहा था, क्या आपका यही आंसर आ रहा था, 625/16 क्या आ जाएगा, सही उत्तर आ जाएगा। क्लियर है ना मेरे दोस्त, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा, उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ना, क्वेश्चन नंबर 7 ये प्रश्न है आपका। ये कह रहा 64 की पावर 5, 64 की पावर 5 है, और इंटू 16 की पावर 2x प्लस में 3 है, और बराबर है किसके 256 की पावर x प्लस में 4। तो आपसे जानने की कोशिश कर रहा कि x का मान क्या होगा, आपसे जानने की कोशिश कर रहा कि x का मान क्या होगा। ज़रा एक बार जल्दी से बताओ क्या आएगा उत्तर, एक बार जल्दी से बताओ भाई क्या आएगा उत्तर, इस क्वेश्चन का क्या आएगा उत्तर। बेस बराबर कर लो बस, बाकी कोई काम नहीं है भाई। देखो हम इन सबको 4 के रूप में तोड़ सकते हैं भाई। हम 64 को क्या कर सकते हैं, 4 चौके 16 चौके 64,
4 की पावर 3 और इसके ऊपर कितनी पावर है 5 गुणे 16 को मैं कह सकता हूँ 4 की पावर 2 और इसके ऊपर पावर कितनी है भैया 2x प्लस में 3 बराबर 256 को क्या कह सकते हैं 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256 4 की पावर 4 और इसके ऊपर पावर कितना है x प्लस में 4 बस सॉल्व कर लो। अब ये 3 पंजे कितने हो जाएगा 15 4 की पावर 5 नहीं 15 हो गया गुणे 4 की पावर कितनी हो जाएगा 2 दूनी 4x प्लस में कितना हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा बराबर 4 की पावर कितना हो जाएगा वो 4x हो जाएगा प्लस में 4 चौके 16 हो गया। अब देखो ये तो जुड़ जाएगा भैया 15 6 21 यानी 4 की पावर कितना आएगा वो आ जाएगा 4x प्लस में 21 बराबर के 4 की पावर कितना आएगा 4x प्लस में 16 आएगा। अब ये तो गड़बड़ हो गया भाई साहब, ये तो गड़बड़ हो गया। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर 4x ये 4x तो सेम हो गए, तो यहाँ से अब आगे हम उत्तर कैसे लाएंगे भाई बेस से, तो बेस हमारा कट जाएगा तो ये बचेगा 4x प्लस में 21 बराबर के 4x प्लस में 16 इतना बचेगा। देखो मेरे दोस्त बात को समझने की कोशिश करो, ये क्वेश्चन क्रिएट किया हुआ क्वेश्चन है, बनाया हुआ क्वेश्चन है हमारे द्वारा, है ना। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी कि यहाँ पर अगर ध्यान ना दो तो ये इक्वल आ सकते थे, यहाँ इक्वल नहीं आने चाहिए, यहाँ एक छोटा एक बड़ा आना चाहिए, क्योंकि हमें पता है इनको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि इधर से उधर जाएंगे बराबर के तो चिन्ह तो परिवर्तित होगा, तो यहाँ पर ना कुछ x के साथ उसका गुणांक रहना चाहिए, कुछ ना रहे एक गुणांक तब भी रहता है, तो कुछ ना कुछ रहेगा तब आंसर आएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो उत्तर हमारा क्या आएगा भाई, x ही नहीं बचेगा तो उत्तर क्या आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा ना देखो पूरी ना विधि इसकी बिल्कुल सही है, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो कोई नहीं, आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, तो बेसिकली इसका आंसर हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमारा जो कंसेप्ट है वो 100% प्योर है, एकदम शुद्ध कंसेप्ट लगा है, ऐसे ही आपको लगाना है ना। तो कोई नहीं, चीज़ें समझ गए होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं, 8 नंबर प्रश्न पे। 8 नंबर प्रश्न पे पहुँचते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ये बात आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या नंबर 8। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 8 मेरे दोस्त क्या है, तो ये कह रहा है भाई 2/3 बराबर है किसके, तो 4/5 बी के, और ये बराबर है किसके 6/7 के। तो आपसे ये गुणा लगा बीच में, ये बीच में गुणा, यहाँ भी गुणा, यहाँ तो आपसे पूछे है A अनुपात B अनुपात C का मान, A अनुपात B अनुपात C का मान आपसे पूछे है। जल्दी से आप इस प्रश्न को बताने की कोशिश करो, जल्दी से आप इस प्रश्न को बताने की कोशिश करो, कैसे आप इस प्रश्न को लगा सकते हो। देखो इनके बराबर, जब ये सब बराबर है ना तो इनके बराबर एक कांस्टेंट वैल्यू मान लो भाई। देखो हम कह सकते हैं कि 2/3 इंटू ए बराबर के होगा, है ना। फिर है आपका 4/5 इंटू बी बराबर भी एक वैल्यू के होगी। उसके बाद क्या है भैया 6/7 इंटू सी, इनके बराबर भी के होगी। तो इन सबको जब इधर भेजोगे तो 2/3 गुणे में इधर 3/2 आ जाएगा, यानी a बराबर क्या आ जाएगा 3k/2 आ जाएगा। ऐसे अगर मैं यहाँ से निकालूँ 4/5 उधर जाएगा 5/4, यानी यहाँ से b बराबर क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 5k/4 इतना आएगा। यहीं से अगर मैं c की वैल्यू निकालूँ तो देखो ये 6/7 बराबर के उस तरफ जाएगा 7/6 यानी 7k/6, यानी c बराबर क्या आ जाएगा 7k/6 आ जाएगा। अब आपको बेसिकली करना क्या है, कुछ नहीं करना है, हरों का लासा ले लो। 2 4 6 का लासा कितना होता है 12, 12 से यहाँ गुणा करा दो, 12 से यहाँ गुणा करा दो, 12 से यहाँ गुणा करा दो। 12 कहाँ से आया, तो हमने 2 4 और 6 का लिया है, का लिया है भैया एलसीएम लिया है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हो, एलसीएम लिया है। काटो पीटो 4 तियाँ 12,
6 दूना 12 और 2 छंग 12, 6 त्रिक 18, ये आ गया 18 के, ये 3 पंजे 15 के आ गया, ये कितना आ गया 15 के, ये कितना आ गया 2 सती 14 के आ गया, ये कितना आ गया 14 के। अब आपसे A अनुपात B अनुपात C पूछे हैं, जब अनुपात में लिखोगे तो सबसे सरलतम रूप होता है कट जाएगा, ये के ये के ये के ये के और ये के खत्म हो जाएगा, तो अनुपात बचेगा 18 अनुपात 15 अनुपात 14, 18 15 14 ये आपका राइट आंसर है। यानी A की वैल्यू कितनी 18, B की वैल्यू 15, C की वैल्यू 14 आपका करेक्ट जवाब है। इसी क्वेश्चन को लगाने का एक तरीका होता है, क्या तरीका होता है कि जिसकी वैल्यू बताना है ना, जिसकी वैल्यू बताना है उसका हर लो, बाकी सबका आंसर लो। 3 4 3 12 छंग 72, ये 72 आ जाता। ऐसे करना था आपको, मैं बता रहा हूँ, ऐसे ये आपको करना नहीं है ना, ऐसे। अब आपको इसका लेना ना, तो इसका अंश नहीं लेना, हर बाकी सबका अंश। 5 दूनी 10, 10 छक्का कितना होता 60 होता, तो 10 छक्का 60 हो जाता। अब इसका बताना, तो इसका अंश नहीं लेना, हर लेना। 7 चौके 28 दूना 56 आ जाता। बस इसको काटते पीटते तो 18 चौक 72, 4 से कट जाता, सब तो 4 से कट जाता ना। हाँ तो देखो 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32, 4 से 15 बार, 4 से 4 एकम 4 चौके 16, देखो उतना ही आंसर आता, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंसेप्ट दोनों क्लियर, आपको बहरहाल इस कंसेप्ट का प्रयोग करना है, ये वाला ना, एक के वाला कांस्टेंट वैल्यू वाला। क्लियर ना, समझ गए भाई। चलो अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उस पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न संख्या नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है और उसको भी समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये बात आप समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ये कह रहा है जेड बटे, देखो ये है जेड, ये जेड है ना, जेड बटे जेड प्लस में कितना है आपका 15 और बराबर में कितना है 4 बटे में कितना है 9। इसको सॉल्व करना। होमवर्क का क्वेश्चन भैया लिख लो, HW है आपका आज का, वो कितना है 3y प्लस में 4, 3y प्लस में 4 और बटे में कितना है 2y माइनस के 6, और ये इक्वल है किसके, इक्वल है माइनस के 2 डिवाइडेड बाई कितना है 9 डिवाइडेड बाई 5। ये होमवर्क है आपका, इसको हल करके बताओ, फिर हम कल की क्लास में मिलेंगे, है ना। जल्दी से कोशिश करो मेरे दोस्तों बताने की, कोशिश करो बताने की। आइए फिर हम इसको सीख लेते हैं ना। देखो क्या करेंगे भैया, कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 9z हो जाएगा, ये 9z बराबर के ये हो जाएगा 4z प्लस के 15 दूना 30 और 15 चौके 60, 4 एक इधर ले आओगे और 9 4z इधर ले आओगे, 9z माइनस के 4z बराबर के 60, 9 में से 4 जाएगा तो 5z बराबर के 60, यानी z बराबर कितना आएगा, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 दूनी 10, z बराबर 12, z की वैल्यू कितनी आ गई 12, यही आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, आई हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।